हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आया हूँ डेली मार्केट अपडेट का। उसके बाद हम बात करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज हम अगर मार्केट की बात करें तो सबसे पहले मार्केट काफ़ी गैप अप के साथ खुला। उसका रीज़न सिंपल था कि यूएस मार्केट ने कल जो डो जोन्स में फ्यूचर्स में डाउन दिखा रहा था उससे काफ़ी बड़ी रिकवरी की, और उस रिकवरी के बाद हमारा मार्केट गैप अप खुला। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी में गैप अप खुला। उसके बाद उसने धीरे धीरे गिव अप करना स्टार्ट कर दिया और एक पॉइंट पे हम माइनस में थे, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। और फिर वहाँ से लास्ट में फिर एक रिकवरी आई और हम क्लोज हुए हैं करीब करीब 100 पॉइंट्स ऊपर। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप ये जो वॉलेटिलिटी देखेंगे क्यों आई है, एग्जैक्टली इसका रीज़न है चाइनीज़ बॉर्डर पे थोड़ी टेंशन है। और थोड़ी टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि 3 सोल्जर्स हैज़ मार्टेड और शहीद हुए हैं 3 लोग। उनमें से एक सीईओ हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। 30-40 साल में ऐसी कभी भिड़ंत नहीं हुई जहां किसी को जान माल का नुकसान हो। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है और डेफिनेटली इसके कारण मेरे को लगता है अभी एस्केलेशन कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत और धक्का मुक्की नहीं है। लास्ट टाइम जैसे डोकलाम में हुआ था उस टाइप का नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। क्योंकि जब आप किसी सीईओ को मार देते हो, डेफिनेटली ये छोटी चीज़ नहीं है। और डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स भी इंडियन गवर्नमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री देगी। मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये एस्केलेट अभी थोड़ा और हो, क्योंकि चाइना अपनी हरकत के बारे में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी गलती है। दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया ने जो इनका जॉइंट ऑफिस था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये भी एक कुछ ना कुछ करता रहता है चिंग पोंग जो है ये इसका। तो डेफिनेटली ये सब चल रहा है वर्ल्ड में। और उसके बाद फेड ने फिर से मार्केट में अपना सपोर्ट दे दिया है। आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर फिर से ऊपर है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस फेड। जैसे हमारे आरबीआई है, यूएस का फेड वहाँ का चर्सी ट्रेडर है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, और ट्रंप उसका भाई है, तो दोनों लोग मिल के कुछ भी करेंगे, लेकिन चुनाव तक मार्केट गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि इसको कई बार जे पावेल को कई बार फायर करने की बात कर चुका है ट्रंप। तो डेफिनेटली जो ट्रंप चाहता है वही फेड कर रहा है। और फेड लिक्विडिटी पंप कर रहा है और सबको बोल रहा है कि बायबैक करो, और सबको बोल रहा है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करो अपने अपने स्टॉक्स में। और डेफिनेटली स्टॉक्स में लिक्विडिटी आएगी तो डेफिनेटली उससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। वही चीज़ आप देख रहे हो। ये कोई फंडामेंटल रैली नहीं है। ट्रंप के जाते ही हो सकता है कि मार्केट की इतनी बुरी हालत होगी, सीधे क्रैश हो, लेकिन समहाउ वो कोशिश कर रहा है कि ऊपर रहे। तो अभी यूएस फ्यूचर ऊपर है, देखते हैं शाम तक में क्या हालत होती है। क्योंकि अभी इंडिया हो सकता है डिकपल हो जाए अगले 2-3 दिन के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट वाला पहला डिसीजन आना है इंटरेस्ट रेट वाला, फिर उसके बाद आपका एजीआर इशू का भी आना है परसों। तो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल करने वाली है अपने मार्केट को। तो उसकी तरफ हमें ध्यान रखना है। और ये जो इशू है चाइना का, ये बहुत ही बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ा इशू, ये पाकिस्तान और इंडिया के जो स्टैंड ऑफ होता है, जो हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, उससे भी बड़ा है। क्योंकि चाइना के साथ 1970 के बाद हमने कोई भी ऐसी बड़ी झड़प नहीं देखी है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा इशू होगा जिसकी तरफ आपको नज़र रखना है। और मार्केट में अगर हम देखेंगे तो आज सबसे बड़े जो पुलर और पुशर है, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ खींचा और ऊपर की तरफ खींचा, उनमें से आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो गेनर है वो था एचडीएफसी ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये 4-5 स्टॉक मिला के ही अकेले 80-90% जो रैली आई है उसको लाया इन्होंने। बाकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। बाकी ये पिटे हुए स्टॉक थे जो थोड़ी बहुत बाउंस हुए हैं। और एक और चीज़ थी, मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में कल के वीडियो में बताया था, उन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। उनमें से एक था टाटा मोटर्स, मैंने इसके बारे में क्लियरली बोला था। उसके बाद था एक्सिस बैंक, इसके बारे में मैंने क्लियरली बोला था इसको सेल करके चलना है। छोटा सा बाउंस आए 400 के आसपास, उसको सेल करके चलना है। टाटा मोटर्स में भी सेल करके चलना है। तो 94 का लेवल आ गया है, अभी 90 तक भी गिर सकता है। एक्सिस बैंक दोबारा से 365-360 का एरिया टेस्ट कर सकता है। इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छा डिप आया, क्योंकि हमने बात की थी कि बंधन बैंक और इसने ब्रेकआउट फेक दिया था और वहाँ से इसने सीधे यू टर्न ले लिया था। तो अभी आज भी बहुत बड़ा डिप आया था, लास्ट में थोड़ा बाउंस आया है तो रिकवरी है। अदरवाइज ये अब फिर से वीक हो चुका है। कोई भी यहाँ पे बाउंस आता है 15-20 रुपीज़ का, वो सेल होगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स हैं जिनमें आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो रैली आई और उसके बाद जो डिप आया और बाउंस आया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आप देख सकते हैं एचडीएफसी ग्रुप। ये दोनों ने मिला के आप देख सकते हैं, जब डिप आया तो इसमें भी डिप आया, एचडीएफसी बैंक में भी आया, एचडीएफसी में भी आया। और अगर आप कंट्रीब्यूशन चार्ट देखेंगे तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक टोटल मिला के 70 पॉइंट्स इसने रैली लाई है। 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, उसमें से 70 पॉइंट ये 2 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है। और फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस मिला लीजिए तो मतलब और कोई स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इतना है नहीं, जबकि लूजर साइड में भी काफ़ी स्टॉक्स थे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते बहुत पॉजिटिव था या बहुत नेगेटिव था, न्यूट्रल डे था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा पोलराइज्ड मार्केट होता है कि कभी रिलायंस उठाता है, कभी एक स्टॉक उठाता है, ये स्ट्रॉन्ग रैली नहीं होती है। ये सिर्फ एक इंडेक्स मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, या कुछ स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड होते हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग होती है। बस यही चीज़ होती है। अगर हमको
ऊपर जाना है, नया लेवल तोड़ना है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे हार्डली 2-3-4 स्टॉक होने चाहिए गिरने वाले, और पूरे के पूरे स्टॉक यहाँ उठने वाले होने चाहिए। तो ये अभी हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है कल, और ये चाइना और इंडिया का जो टेंशन है ये कहाँ क्या रूप लेता है। अब हम इससे पहले आगे बढ़ें, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए यहाँ पे और सब्सक्राइब करिए, और डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस हैं जो आपको आपकी साइकोलॉजी को बहुत इंप्रूव करने में मदद करेंगे। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा करता है। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मदद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो इंडसइंड बैंक का जो मैं बात कर रहा था, तो इसने रिवर्सल मारा है 540 से, और अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 450 के आसपास था, और ऑलमोस्ट आज 460 के आसपास गया है। और यहाँ से मेरे को लगता है कि 450 को एक बार और तोड़ने का अटेम्प्ट कर सकता है अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आई। तो इंडसइंड बैंक अभी भी सेल साइड के लिए रहेगा, लेकिन हाँ 450 के आसपास आप वेट करिए निकल के, और वहाँ पे देखिए कि ये ब्रेक करता है तो ठीक है। अगर ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ तो फिर वहाँ से 100 रुपीज़ का डाउन साइड और खुल जाएगा, 100 रुपीज़ का 350 तक का, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। आप इस एरिया में देखिए ये फॉल जो आया था 330 तक आया था, तो इसी तरह एक और फॉल आ सकता है। तो ये है इंडसइंड बैंक में ट्रेड। अब हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, चार्ट्स में क्या दिख रहा है। तो चार्ट्स में एक्सिस बैंक काफ़ी वीक है, अभी भी बहुत वीक है, और इसका अभी सपोर्ट काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 340 के आसपास। हम करंटली चल रहे हैं 380 के आसपास। तो मेरे हिसाब से दोबारा से रीटेस्ट 360 का एरिया होना चाहिए, और वो ब्रेक भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी भी आपको सेल करना है, हमेशा ये याद रखिए कि एक लेवल के बाद कोई भी डिप आया है वहाँ पे बाउंस आएगा। लोग अपनी पोजीशन जो भी प्रॉफिट में है कवर करेंगे, तो डेफिनेटली बाउंस आएगा, और उस बाउंस पे आपको सेल करना है। कभी भी आप गिरते हुए को मत चेस करिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे। और नॉर्मली 99% लोग यही करते हैं, पहले उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, उस न्यूज़ को या उस इवेंट को या उस टेक्निकल चीज़ को, और बाद में पीछे पीछे दौड़ते हैं और इसीलिए ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में कोई भी बाउंस आता है 400 के आसपास, उसको सेल करिए, डेफिनेटली सेल करिए। आप यहाँ पे गिरने लगेगा और आप एग्जैक्टली 355 पे सेल करेंगे, और फिर आप बोलेंगे यार मेरे को तो 2 रुपये मिला या 6 रुपये मिला, तो डेफिनेटली उतना ही बचता है यहाँ पे। तो उससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आप लेट कमर हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है आपको। अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में जो मैंने कल बात की थी, काफ़ी लोगों को अनरियलिस्टिक लगा होगा, लेकिन आज हमने वो लेवल टेस्ट कर लिया है। 19,500 का लेवल आज हमने फिर से टेस्ट किया है, और फिर से वहाँ से बाउंस आया। अब 2 बाउंस आ चुके हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी भी बरकरार है, और अभी हम इसके नीचे फिर एक बार अटेम्प्ट अगर किए तो डेफिनेटली ब्रेक होगा, और हमारा सपोर्ट आ जाएगा 18,750। तो इस पे नज़र रखिए, क्योंकि अब अगर दोबारा ब्रेक किए, 2 बार हो चुका है और दोनों बार फ्लैश में गए हैं, तो तीसरी बार अगर हम गए तो हम ब्रेक कर देंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ वॉच करके रखिए। अब निफ्टी 50 में क्या लेवल्स चल रहे हैं। निफ्टी 50 में अभी निफ्टी 50 थोड़ा सा कम वीक है लेकिन कम है, और इसका जो सपोर्ट आ रहा है 9740 के आसपास आ रहा है, जो कल का भी सपोर्ट लेवल था। अब 9740 अगर किसी भी हाल में टूटा तो मेरे को लगता है फिर मार्केट यहाँ 9000 से पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि ये कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 9500 है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा सपोर्ट एक बार टेस्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो 9500 पे रुकेगा नहीं, 9000 9100 तक गिरता जाएगा। और ये गेम होना चाहिए अगले 1-2 हफ्ते का, जहाँ पे हम 9000 के तरफ बढ़ेंगे, और अगले एक्सपायरी तक हो सकता है पहुँच भी जाएँ। और उन सभी केसेस के लिए हमको 10,000 के नीचे रहना है। किसी भी केस के लिए 10,000 के नीचे निफ्टी अगर है तो 9,000 तक जाना उसका 100% पॉसिबिलिटी ओपन है इसी महीने। तो ये आपको देख के रखना है। अब हम निफ्टी रियलिटी की बात करते हैं। आज 2 सेक्टर मैंने लिए हैं यहाँ पे, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी फार्मा की बात करूँगा। निफ्टी फार्मा मैंने पहले भी एक टारगेट्स दिए थे तो अचीव हो चुके हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो एग्जैक्टली जो निफ्टी रियलिटी है, ऑलरेडी इसने काफ़ी रैली दी। आप देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 160 से गया है 200, तो ये ऑलमोस्ट 25% की रैली यहाँ पे आ चुकी है। अब निफ्टी रियलिटी वीक हो रहा है, और निफ्टी रियलिटी का अगर यहाँ से थोड़ा सा भी फॉल आया, तो अगर इस इंडेक्स को आप वॉच करते हैं तो 196 के आसपास अभी चल रहा है। अगर ये 193 के लेवल को तोड़ा यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ से कितना बड़ा फॉल आ सकता है, करीब करीब 7 to 8%। तो रियलिटी के जो भी स्टॉक हैं, डीएलएफ है, आपकी जो भी रियलिटी कंपनीज हैं, उनको आप अभी सेलिंग के लिए ट्रैक कर सकते हैं। ये सेक्टर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे फार्मा सेक्टर के बारे में। तो अगर आप फार्मा सेक्टर के बारे में देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ये काफ़ी दिन पहले मैंने 9,900 का एक टारगेट दिया था। अगर आपको याद हो, मेरा फार्मा का जो वीडियो था तो उसमें 9,900 के हम ऑलमोस्ट ऊपर भी पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 10,200 तक जा चुके हैं। अब क्या है यहाँ पे, अगला गोल क्या है? क्योंकि देखिए एक तरफा रैली नहीं आएगी, एक डिप भी आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका सपोर्ट है 9,770 के आसपास। अगर ये एरिया सस्टेन करता है
तो एक और अटेम्प्ट हो सकता है ऊपर की तरफ, और वो कितना बड़ा अटेम्प्ट हो सकता है वो मैं देखता हूँ। तो अगर ये एरिया सस्टेन करता है तो डेफिनेटली कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट हो जाएगा करीब करीब यहाँ से 10,750, मतलब यहाँ से 8 to 9% का अपसाइड एक बाकी है, लेकिन उसके लिए इसको इस एरिया में सस्टेन करना पड़ेगा 9,780। तो अगर आप सेक्टर का पूरा एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर सेक्टर बुलिश है तो एक दो स्टॉक आपका वीक है, कभी एक स्ट्रांग होगा कभी दूसरा स्ट्रांग होगा, तो ओवरऑल नेट इंडेक्स उसी इंडेक्स के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट कर करके ये लोग इस इंडेक्स को ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन उसमें जो स्टॉक्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा है, आपका सिप्ला है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, ये जो भी आपके औरो फार्मा है, ये जो भी स्टॉक्स हैं ये भी रैली करेंगे। और डेफिनेटली आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो उन स्टॉक्स में 10-10, 15-15% की रैली आई, क्योंकि उसी टाइम पे कोई ना कोई एक स्टॉक होगा जो वीक भी परफॉर्म करेगा। तो ये था आज का एनालिसिस, सेक्टोरियल एनालिसिस रियलिटी और फार्मा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।